नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल आईबीसी 24 के मॉर्निंग प्राइम बुलेटिन 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में आज क्या है खास, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट आपको मिलेगा मॉर्निंग प्राइम के इस बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। आज महाराष्ट्र का दौरा करेंगे पीएम मोदी। जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में करेंगे शिरकत। 11 लाख महिलाओं को करेंगे प्रमाण पत्र वितरित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज तीसरा दिन। सहकारिता विभाग की लेंगे बैठक। एनसीबी ऑफिस का भी करेंगे उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह का नक्सलवाद के खात्मे पर बड़ा बयान। कहा, मार्च साल 2026 तक देश को करेंगे नक्सलवाद से मुक्त। नक्सलियों का पाताल में घुसकर करेंगे सफाया। एमएलए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर हंगामा जारी। यूथ कांग्रेस आज करेगा जेल भरो आंदोलन। छतरपुर के बाद अब सागर के सदर क्षेत्र में लगा कर्फ्यू। दो पक्षों में आपसी विवाद को हिंदू मुस्लिम का रंग देने की हुई कोशिश। सदर क्षेत्र में पुलिस ने सभी बंद दुकानें कराई बंद। छतरपुर में भीड़ को उकसाने के मामले में पुलिस ने मौलाना को किया गिरफ्तार। पथराव के एक दिन पहले मौलाना ने बनाया था वीडियो। तो चलिए मॉर्निंग प्राइम की हेडलाइंस के बाद अब वक्त सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों की। तो पीएम मोदी महाराष्ट्र के जलगांव और राजस्थान के जोधपुर के आज दौरे पर रहेंगे। कई बड़ी सौगात दे सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात भी करेंगे। उसका लाइव प्रसारण आप आईबीसी 24 पर देखिए। बड़ी खबर आपको दिल्ली से भी बता दें, भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है। उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का कल पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं हो पाया था, आज पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। वहीं पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ है फिर से, जिसमें 2 बच्चों की मौत हुई है, 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के सीईओ पावेल इरोव फ्रांस में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। महा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए 7 बजे की 7 बड़ी खबर हमने आपको दिखाई। अब आपको मध्य प्रदेश की खबर की तरफ रुख करवाते हैं। बड़ी खबर आपको सागर से बता दें, अब सागर में कर्फ्यू लगा है। छतरपुर के बाद अब सागर के सदर क्षेत्र में कर्फ्यू लग गया। सदर क्षेत्र में पुलिस ने सभी दुकानें बंद करा दी है। कैंट और सदर क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ठेला संचालक और युवक के बीच दरअसल विवाद हुआ था। विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। इसे हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की गई और अब एहतियातन सागर में कर्फ्यू लगा दिया गया है सदर क्षेत्र में। संगठित होकर अपराध करने में जो भीड़ हिस्सेदारी करता है बच्चा और बीएनएस की धाराएं भी लगाई हैं, उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ज्ञापन उनके द्वारा सौंपा गया है कि भी जो सदर में ठेले लगे रहते हैं, इससे रोड जाम हो जाता है, इसकी स्थिति बन रही है बार बार। तो मैंने उनको भी बताया है कि आप सीओ मैडम जो अपनी कैंट बोर्ड में बैठती हैं, उनसे थोड़ा संपर्क करें। उनके माध्यम से हम जो ठेले हैं उनको हटवा देंगे। और इस वक्त हमारे साथ शिवम दत्त तिवारी संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शिवम, बताइए आखिर ये विवाद क्यों शुरू हुआ और अभी वहां पर किस तरह की स्थिति है? सब कुछ अंडर कंट्रोल है क्या? जी हाँ, फिलहाल सारी चीजें अंडर कंट्रोल है। असल में कल रात में एक ठेला संचालक, जो कि राज केशरवानी नामक एक ठेला संचालक है, उससे एक मुस्लिम युवक का वहां पर खड़े होने को लेकर विवाद हुआ। छोटी सी बात पर विवाद शुरू हुआ, धक्का लगने की बात पर, और विवाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मारपीट में तब्दील हो गया। राज केशरवानी ने अपने भाई संस्कार केशरवानी को भी मौके पर बुलाया। दोनों ने मिलकर मुस्लिम युवक के साथ मारपीट की। फिर युवक ने कुछ अपने साथियों को बुलाकर मारपीट करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और उक्त क्षेत्र में मामला बढ़ने से पहले और सभी दुकानें वहां पर बंद करा के शांति बहाल करने का प्रयास किया।
इसके बाद पुलिस ने मारपीट का मामला भी लोगों पर कायम किया है। लेकिन घटना के तुरंत बाद ही देखने को आया कि सांप्रदायिक वहां पर कुछ बढ़ने लगी। कुछ हिंदू संगठन भी एकत्रित होकर वहां पर थाने में पहुंची और असामाजिक तत्वों को वहां से हटाने की मांग करने लगे। वहीं दूसरी तरफ से भी दूसरे संगठन भी एकत्रित होने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वे थाने तक नहीं पहुंचे, लेकिन घटना की आशंका जताई जा रही थी। ठीक है शिवम, इस तरह के मामले बेहद संवेदनशील होते हैं और इसका फायदा असामाजिक तत्व उठाते हैं। तो ऐसे में क्या पहले से ही एहतियातन कुछ कदम पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाए या फिर नजरबंद किया जाए, इसकी कुछ जानकारी? फिलहाल तो इस तरह की कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई कि जिसको लेकर किसी को हिरासत में लिया जाए, नजरबंद किया जाए। हाँ, छतरपुर में कुछ दिनों पहले जो घटना हुई थी उसके बाद से प्रशासन यहाँ पर अलर्ट मोड पर जरूर है। तभी से पुलिस लगातार रैकी कर रही है, पुलिस की गाड़ियां भी सभी तरफ घूम रही हैं और नजर भी सभी लोगों पर रखी जा रही है। जो भी इस तरह के लोग हैं जिनके द्वारा इस तरह के कार्य पूर्व में किए गए हैं, नजर में सभी लोग हैं। लेकिन गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की अब तक कोई बात सामने नहीं आई। ठीक है शिवम, आप भी नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, सागर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुछ ऐसे हालात छतरपुर के भी थे। छतरपुर की सिटी कोतवाली में हुई पत्थरबाजी के मामले में पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मौलाना समेत 7 आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक 47 नामजद आरोपियों के अलावा कुल 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। छतरपुर में हुए कांड को लेकर पुलिस को बाहर से फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत गर्मा गई है। इस मामले में पूरे देश भर के नेताओं के लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होने की बात कही। वहीं अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बुलडोजर वाली कार्रवाई को भीड़ का कानून बताया है। और अभिषेक सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मौलाना समेत 7 नए आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है, यानी कि ये मामला भी बढ़ रहा है, साथ साथ सियासत भी हो रही है। बिल्कुल, देखिए मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे जैसे राज खुल रहे हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, साजिश कितनी गहरी थी उसका एक एक पत्ता अब जैसे जैसे लोग गिरफ्तार होते जा रहे हैं तो खुलता जा रहा है। उनके बयानों पर ये पता चल रहा है कि कैसे मौलाना का एक वीडियो, जो इरफान चिश्ती मौलाना है छतरपुर के, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था ठीक उस रात को, जिस दूसरे दिन जहां ये घटना हुई है, यानी कि 20 अगस्त की रात को। उसमें साफ साफ इन्होंने ये तक कह दिया कि जो मुस्लिम वहां नहीं आएगा, इकट्ठा नहीं होगा दरगाह में और उसके बाद वहां से कोतवाली नहीं जाएगा FIR कराने, उसको ईद नहीं मनाने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो एक तरह के धार्मिक पैगाम देने की कोशिश और लोगों को भड़काने की कोशिश की गई। और इसमें हिंदू संत हैं जिन्होंने ये सब बोला था, जिसकी वजह से सारा विवाद हुआ है महाराष्ट्र के, उनके बारे में भी बहुत उल्टी सीधी बातें इन्होंने कही हैं। तो कुल मिलाकर के गहरी साजिश है। और लेकिन पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है, लगातार लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। अभी रात में भी कई जगह पुलिस ने दबिश दी है। अभिषेक, और विदेशी फंडिंग होने के भी सबूत मिले हैं, तो ये किस आधार पर पुलिस मान रही है? देखिए, एक बहुत बड़ा मामला ये समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे लोग जो छतरपुर में कई सालों से नहीं रहते थे, वो अचानक से उसके 1 या 2 दिन पहले आ गए और उस पूरे कांड में वो लोग थे। हालांकि वो रहने वाले छतरपुर के हैं, बट वो करीब 3 से 5 साल से बाहर व्यवसाय करते हैं या नौकरी करते हैं, कुछ लोग विदेश में भी नौकरियां करते हैं। तो उन लोगों की उपस्थिति होने से थोड़ा सा शक हुआ है और पुलिस को सबूत मिले हैं कि बाहर से इस पूरे प्रयोजन को फंडिंग दी गई। जो धार्मिक नेता है, या तो उन्हें फंड किया गया या फिर एक पूरा प्रोपेगेंडा करके बाकायदा मीटिंग करके इसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश की गई थी। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा अभिषेक, देखते आगे और क्या प्रतिक्रियाएं आती है, किस तरह की कार्रवाई आगे पुलिस करती है। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, छतरपुर हिंसा पर लगातार सियासत गरमा रही है और जैसे कि हमने आपको जानकारी दी कि अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसे भीड़ का कानून बताया और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर वाली डिमोलिश किया जा रहा है बिल्डिंग्स को, वो बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही विदेशी फंडिंग के भी सबूत मिले और जैसे कि हमारे सहयोगी छतरपुर संवाददाता अभिषेक सिंह बता रहे थे कि वो लोग जो छतरपुर में पहले नहीं रहते थे, 5 से 6 साल से वो छतरपुर नहीं पहुंचे थे, वो अचानक यहाँ पहुंचते और फिर इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते हैं। इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया है असदुद्दीन ओवैसी की, वो सुनवाते हैं। ताकि उसे जो वाकया छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। दोनों वाकयात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के जरिए
इक़्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोजरों से ज़मींदोज़ कर दिया। तो देखिए, आप सुन रहे थे AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया है वो भीड़ का कानून है, ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं। लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहले भी कह चुके हैं कि जो भी कानून तोड़ेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि कानून का राज हो, किसी भी तरह का भीड़ तंत्र का राज ना हो। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की इस मामले में क्या नई प्रतिक्रिया सामने आई, वो भी सुनवाते हैं। कानून से बड़ा नहीं है, कानून का राज है। अगर आप कानून तोड़ोगे तो सरकार कानून तोड़ने वाले से व्यवस्थाओं के आधार पर उन पे कार्रवाई भी कर रही है। और चलिए, मध्य प्रदेश के बाद अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10:30 बजे एनसीबी ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे और फिर दोपहर 1:30 बजे सहकारिता विभाग की बैठक लेंगे। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय और सहकारिता मंत्री भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वापस दिल्ली लौटेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बेहद बड़ी बैठक ली है। बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें IBC 24 संवाददाता राजेश मिश्रा के सवालों का जवाब दिया और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की, बहुत बड़ा ऐलान किया है, बड़ा बयान दिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया हम पूरे भारत से कर देंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें, आज भी उनके कई अलग अलग कार्यक्रम है। आज सुबह 10:30 बजे एनसीबी के नए कार्यालय का उद्घाटन वो करेंगे और इस सहकारिता विभाग की बैठक में भी आज वो शिरकत करने वाले हैं। तो ये और जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एनसीबी ऑफिस का उद्घाटन करेंगे, क्या खासियत है एनसीबी ऑफिस की और इसके साथ ही आज किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं? कितना महत्वपूर्ण आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का? बिल्कुल, देखिए 3 दिवसीय दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और जैसे हमने देखा कि कल दिन भर व्यस्तता उनकी देखी गई। लगभग 3 मीटिंग जो है लगातार वो लेते रहे। सबसे पहले उन्होंने नक्सल मोर्चे को कैसे ख़त्म किया जाए उसको लेकर तमाम जो पड़ोसी राज्य हैं उनके CS और DGP की बैठक ली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद रहे। उसके बाद स्पेशली फिर LWE की बैठक ली गई। ओवरऑल जो है कैसे काम किया जाए नक्सल मुक्त भारत बनाने के लिए। तो आप देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जो है साल सुनते थे कि 2 साल में 2.5 साल में ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन आप कल देखिए जो उन्होंने डेडलाइन दी है उसमें यही है कि मार्च 2026 तक, अर्थात मंथ भी बता दिया गया है कि किस तरीके से तो समझ सकते हैं कि किस मोर्चे पर ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार और तमाम जो पड़ोसी राज्य है जो नक्सल प्रभावित हैं वो ज्वाइंट ऑपरेशन करके नक्सल को ख़त्म करने जा रही है। और पूरी तरीके से डेवलपमेंट को लेकर भी चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट को लेकर क्या आने वाले दिनों पर होगा। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और तमाम सवालों के जवाब दे दिए। आज जो है उनका तीसरा दिन है दौरे का और अंतिम दिन है। तो सबसे पहले एनसीबी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो जो जहाँ पर रिकॉर्ड रहता है पूरी तरीके से। तो पहले से आपको मालूम है कि पुलिस को आधुनिकीकरण किया जा रहा है पूरे तमाम राज्य देश भर की जो पुलिस है। और चूंकि अभी नई कानून भी आए हैं तो उन तमाम चीज़ों को लेकर जो क्राइम्स वगैरह होते रहते हैं उसके रिकॉर्ड यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद जो सहकारिता विभाग की भी बैठक लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के पास जो है केंद्र में सहकारिता विभाग भी है, उनके भी मंत्री हैं वो। तो सहकारिता को कैसे बढ़ाया जाए, ग्राउंड स्तर पर कैसे काम किए जाए, जो पैक्स जो बना हुआ है उस पैक्स का विस्तार कैसे किया जाए। दरअसल पैक्स को लेकर पिछले दिनों दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक भी ली थी तमाम राज्यों की, और कैसे इसका विस्तार किया जाए। पैक्स अर्थात जो गांव में एक संगठन बनाया जाए, अर्थात जिसमें किसानों का आर्थिक जो सशक्तिकरण हो सके और किसान जो है केवल खेती पर ही नहीं और अलग अलग तरीके से अपना इनकम जनरेट करते रहे, उसको लेकर ये बात होगी। तो छत्तीसगढ़ में इनका 3 दिवसीय दौरा जो है काफी मायने में अहम रहा है। और खासकर नक्सल मोर्चे को लेकर तो ये सीधे डेडलाइन भी दे चुके हैं कि मार्च 2026 तक जो है ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए एक डेडलाइन मिल चुकी है और
और डेडलाइन के साथ ही अब एक नई रणनीति के साथ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के काम करेगी ताकि नक्सलवाद का सफाया हो सके। और सबकी नजरें टिकी हुई कि आज जब एनसीबी कार्यालय का उद्घाटन होगा और उसके बाद सहकारिता विभाग की मीटिंग होगी तो और क्या कुछ नए दिशा निर्देश केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देते। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने वाली है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में यह बैठक होने वाली है। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर आज मुहर लग जाएगी और कभी भी फिर इसकी घोषणा हो सकती है। आपको बता दें, आने वाले दिनों में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होना है और इस लिहाज से आज की ये बैठक बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बारे में अपडेट आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी आज और अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित करेंगे। नई लखपति दीदी को प्रमाण पत्र भी देंगे प्रधानमंत्री मोदी और फिर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद 4:30 बजे राजस्थान पहुंचेंगे। जोधपुर में हाई कोर्ट की प्लैटिनम जयंती के समापन समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज महाराष्ट्र और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र में लखपति दीदियों को सम्मानित करेंगे। जलगांव में एक खास कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सीधे राजस्थान पहुंचेंगे। राजस्थान में शाम 4:30 बजे हाईकोर्ट की प्लैटिनम सेरेमनी का जो समापन समारोह है उसमें शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि 2 राज्यों का दौरा रहेगा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उससे पहले देश को संबोधित भी करेंगे। आज फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करने जा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको भिंड से बता दें, मां ने नवजात बच्ची को नहर में फेंक दिया है। लावन गांव नहर के पास झाड़ियों में बच्ची मिली है। ग्रामीणों ने बरोही थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी है। टीआई ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। बरोही थाना क्षेत्र का मामला। तो देखिए, बेहद निर्मम ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मां ने नवजात बच्ची को नहर में फेंक दिया। बच्ची की रोने की आवाज आई, उसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना टीआई को दी है। विनोद अर्गल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, बताइए क्या अपडेट है? क्या मां को पकड़ा गया है, गिरफ्तारी हुई है? आखिर उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? नहीं, अभी उसकी सर्च जारी है। अभी मां को नहीं पकड़ा गया है। अभी बरोही थाना प्रभारी उसकी सर्च कर रहे हैं। विनोद, क्या स्थिति है अभी बच्ची की? बच्ची अभी आग-वार्न यूनिट में भर्ती है। अभी ठीक है, अंदर तो जाने नहीं दे रहे। बाहर का विजुअल हमने बना के भेजा है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। ये पेंशन स्कीम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बेहद बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट की बैठक ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मुहर लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इसमें जो कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करेंगे उन्हें पूरी पेंशन मिलेगी। वहीं 10 साल सर्विस करने वालों को 10,000 रुपए दी जाएगी। ये स्कीम 1 अप्रैल साल 2025 से लागू होगी और प्रधानमंत्री के साथ बैठक और कैबिनेट के इस फैसले की घोषणा के बाद कर्मचारी संघ ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और पीएम मोदी को धन्यवाद किया है। यूपीएस का फायदा 23 लाख केंद्र कर्मचारियों को होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो महंगाई इंडेक्स सेक्शन के लाभ भी आपको मिलेगा इस पेंशन स्कीम के तहत और कर्मचारी की बेसिक सैलरी का करीब 18.5% सरकार वहन करेगी। स्कीम 1 अप्रैल साल 2025 से लागू हो जाएगी। ये 5 पिलर्स को लेके आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी को मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी आरक्षण चाहिए। जी हां, राहुल गांधी इन दिनों जहां भी जा रहे हैं जाति जनगणना की मांग जोर शोर से उठा रहे हैं। दरअसल शनिवार को प्रयागराज में संविधान का सम्मान उसकी रक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल ने एक बार फिर से जाति जनगणना की बात दोहराई। राहुल ने मिस इंडिया की लिस्ट के बहाने बताया कि आखिर देश में जाति जनगणना की जरूरत क्यों है। आप भी सुनिए।
तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं, और 90% आपकी आबादी है। अब अगर आपकी 10% होती तो कोई कह सकता हाँ भैया 10% आबादी है, ठीक है, पर 90% आबादी आपके बिना देश नहीं चल सकता। यानी राहुल गांधी ये चाहते हैं कि मिस इंडिया की जो प्रतियोगिता होती है उसमें भी अब आरक्षण हो। तो यानी राहुल गांधी ये चाहते हैं कि मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी आरक्षण लागू हो। इसके पीछे उनका तर्क तो आपने सुन ही लिया। खैर, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को चक्रव्यूह में कैसे फंसाया और उसका नतीजा चुनाव में क्या रहा, वो किसी से छिपा नहीं है। वैसे राहुल ने प्रयागराज में जाति जनगणना की मांग को फिर से दोहराया है। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं है। अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए ये सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए ये पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है। जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगे, वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़ेगा। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है। और सुनिए अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, ये भी अपने दर्शकों को बता दें। सुबह 9 बजे इंदौर के गीता भवन पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और गीता भवन में व्याख्यान माला को संबोधित करेंगे। फिर सुबह 10 बजे से विधानसभा क्रमांक 1 की सदस्यता अभियान की कार्यशाला को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे विधानसभा क्रमांक 4 में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। 11:30 बजे दशहरा मैदान पहुंचेंगे, कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होंगे और फिर करीब 2:15 बजे एयरपोर्ट इंदौर से अमझेरा जिला धार के लिए रवाना होंगे। अमझेरा में जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर शिरकत करेंगे और फिर 4 बजे खजुराहो पहुंचेंगे। वहां पर इसके बाद 6:45 बजे करीब पन्ना जुगल किशोर मंदिर पहुंचेंगे, जन्माष्टमी समारोह में शिरकत करेंगे। जुगल किशोर मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर रात 9:30 बजे खजुराहो से भोपाल के लिए रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और साथ की बड़ी बात पे फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ शुभांगी के साथ। नमस्कार।